Hello everyone. So even before we start preparing for UPSC, we all have a habit of referring to the hundreds of the topper stocks and their blog spots just to get to know what they did differently to clear this exam in their very first and second attempt. But over a period of time, when we fail in second or third attempt, then we realize that we are taking much more time than the toppers actually took in this journey. Then we start questioning their advice, then we start questioning their strategies. So in this video, I am going to talk about how much one can adhere to the toppers advice. Secondly, we will discuss how much time it actually takes to cover the UPSC syllabus. And lastly, we will discuss what it actually takes one to clear UPSC in their very first attempt. Then we will also talk about the family pressure that one faces in this UPSC journey. Then we'll discuss about the reality of coaching industry, that how much they adhere to their promise of letting you prepare integratedly for the prelims and mains exam. Then we'll discuss about the strategy videos, how much you can adhere to and how much you can trust on them. Then we'll also talk about the emotional setbacks and failures that we face in this UPSC journey. So let's start with the same. So we'll start with the first question, that how much we can adhere to the toppers advice. सबसे पहली बात, टॉपर्स की एडवाइस एक वैलिडेशन होता है उसमें. क्यों? क्योंकि उन्होंने उस अप्रोच को फॉलो करके एग्जाम को क्लियर किया है. तो दैट मीन्स वो एक प्योर रेफरेंस पॉइंट है फॉर अस टू फॉलो. बट द थिंग इज कि कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे हमें जज करना चाहिए कि किन टॉपर्स की हमें एडवाइस को फॉलो करना चाहिए और किन की हमें अवॉइड करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इज बैकग्राउंड. अब सबसे पहली बात कि जो हमारा ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब कुछ लोग ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होते हैं, तो उन्होंने स्कूलिंग भी और उन्होंने अपना कॉलेज भी ह्यूमैनिटीज में किया है, तो वो लोग कंपैरेटिवली कम टाइम लेंगे इस तैयारी में और उनका मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर पाए. क्यों? क्योंकि उन्होंने स्कूल में भी और उन्होंने कॉलेज में भी तब से वो अपना यूपीएससी को फोकस करके पढ़ाई कर रहे हैं. But the thing is, some toppers belongs to the science background. अब उनको हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है इस तैयारी में और उनकी एक डिफरेंट अप्रोच हो सकती है. तो जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप किसी भी टॉपर टॉक सुन रहे हैं, तो सबसे पहले आप एनालाइज करें कि आपका और उनका बैकग्राउंड मैच करता है कि नहीं करता है. नेक्स्ट इज टाइम टेकन. अब कुछ लोग, आई विल नॉट क्रिटिसाइज देम, बट द थिंग इज some people overemphasize on certain things. They will say that they have taken just 8 to 9 months to cover their syllabus. ठीक है. बट द थिंग इज कि अगर वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं तो एक्चुअल में वो ग्रेजुएशन में ही अपनी तैयारी को शुरू कर चुके होते हैं या फिर वो अपने स्कूल से तैयारी को शुरू कर चुके होते हैं, इसलिए उनको कम टाइम लगता है. बट द थिंग इज हाउ दे विल प्रेजेंट दैट दे हैव क्वालिफाइड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड द थिंग इज कि यही बात सुन के we all just jump into this UPSC preparation की फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ये एग्जाम क्लियर किया जा सकता है. बट द थिंग इज कि उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि द पर्सन, हाउ मच टाइम द पर्सन हैज टेकन. क्योंकि अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो एनीवे दैट पर्सन विल टेक नियरली 2 years टू प्रिपेयर फॉर इट बिफोर अटेम्प्टिंग फर्स्ट. एंड ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से अगर कोई पर्सन ग्रेजुएशन से शुरू करता आ रहा है अपनी तैयारी एंड द पर्सन अटेम्प्ट्स गिव्स द अटेम्प्ट इन द लास्ट ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन इटसेल्फ, तो भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाते हैं. तो दैट इज वाई जो टाइम वो लोग ले रहे हैं और उनका बैकग्राउंड से मैच करके हमें देखना चाहिए कि हमें उनकी एडवाइस को कितना फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट, सपोर्ट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट. अब कुछ टॉपर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों क्लियर कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास एक वैलिड एडवाइस होती है क्वालिफाइड कैंडिडेट की. अब देखो, एक क्वालिफाइड कैंडिडेट है और एक पर्सन है हु हैज नॉट क्वालिफाइड दिस एग्जाम. अब जो पर्सन, ये जो क्वालिफाइड कैंडिडेट जिस पर्सन को गाइड कर रहा है, देयर इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएगा, क्योंकि एक इनके पास एक राइट डायरेक्शन है. क्योंकि उसी डायरेक्शन, उसी अप्रोच को फॉलो करके ये जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो भी क्वालिफाई कर पाए अपना एग्जाम. ठीक है. नेक्स्ट, वेयर डू यू कम फ्रॉम. अब फैमिली बैकग्राउंड, इट मैटर्स. अब मोस्ट ऑफ अस वी कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. Most of us, we come from a very small towns where our parents are not as much educated as others' parents may be. So that is where difference lies.
ये भी हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि जिन लोगों की फैमिली एजुकेटेड होती है तो उनके यहाँ पे एक माइंडसेट वैसा होता है कि, और उनकी जो अप्रोच होती है चीजों को लेके बहुत प्रैक्टिकल होती है। नेक्स्ट इज एकेडमिक एडवाइस। अब यहाँ पे ये एकेडमिक एडवाइस हमें टॉपर्स की सबसे ज्यादा देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जिस वे से वो लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिस वे से वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, वो एक बेटर स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि वही स्ट्रेटेजी को फॉलो करके वो लोग भी क्लियर कर पाए। लेकिन कभी कभी यहाँ पे भी ब्लर लाइन होती है। दे विल से कि उन्होंने नोट्स नहीं बनाए थे, और या फिर वो लोग बताएंगे कि उन्होंने हर बुक से नोट्स बनाए थे। ये दोनों ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। अब लेट्स से अब सोशियोलॉजी की एक बुक होती है नितिन सांगवान। अब वो नितिन सांगवान एक इतनी बल्कि बुक है, कोई उसके नोट्स नहीं बना सकता है, पर द थिंग इज कुछ लोग बोलेंगे कि उन्होंने नोट्स बनाए हैं, और ऐसे ही कुछ लोग लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाए हैं। तो नोट्स कैसे बनते हैं? वो पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, जिन टॉपिक्स को वो पढ़ के याद नहीं कर पा रहे हैं बुक से, तो उन टॉपिक्स पे वो नोट्स बनते हैं, ना कि वो पूरी बुक के नोट्स बनते हैं। नेक्स्ट, लॉजिकली थिंकिंग। अब कुछ लोग कहते हैं कि दे वर स्टडिंग होल ऑफ द डे, उन्होंने सारे कनेक्शंस कट ऑफ कर दिए थे और वो अकेले रूम में बैठ के पढ़ रहे थे। वो किसी किसी के लिए ही अप्रोच फिजिबल हो पाती है। नेक्स्ट, नोट टेकिंग ब्रेक। अब सबसे बड़ी बात, ये जर्नी आपकी इतनी लंबी हो सकती है, तो इसके लिए आपको ब्रेक्स लेना टाइम टू टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेकिंग हाफ डे ब्रेक इज नॉट अ सिन, ठीक है? क्योंकि आप अगर एग्जॉस्ट होते रहेंगे और आपके जो इमोशंस आप उनको कर्ब करते रहेंगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। सो वी शुड थिंक लॉजिकली कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, क्या नहीं। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि किसी पर्सन ने बोला है कि उनको कोई फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं, तो हम भी सोचेंगे नहीं हमें कोई फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं। किसी टॉपर ने बोला कि मैं तो दिन भर पढ़ता था, मैं कोई ब्रेक नहीं लेता था, तो हम भी वही फॉलो करेंगे। बट द थिंग इज, हमारा माइंडसेट डिफरेंट हो सकता है उनके माइंडसेट से। सो दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच टू ब्लाइंडली फॉलो एनीवन। नेक्स्ट, नॉट हेल्पिंग द फेलो एस्पिरेंट्स। अब व्हाट डू आई थिंक इज कि before going to Labasana, we all have 2 to 3 months, right? The toppers have 2 to 3 months. But what they can do is कि अगर एक, अब let's say 900 people qualify, अब उन 900 लोगों में से कुछ लोग, even if 500 takes the responsibility, तो वो 500 अगर वो किसी टॉपर स्टॉक देने जा रहे हैं, तो वहां पे कुछ सीनियर से वो कनेक्ट कर सकते हैं, एंड देन वो सीनियर्स कुछ एस्पिरेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे अगर हम एक चेन बनाए तो गाइडेंस सब तक पहुंच सकती है। और अगर हम बात करें कोचिंग इंडस्ट्री की, दे विल फेवर मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स। अब द थिंग इज कि अब जब हम सुन लेते हैं किसी टॉपर से कि हम ये कोचिंग गए थे, हम वो कोचिंग गए थे, हमने ये कोर्स लिया था, वो कोर्स लिया था, तो ब्लाइंडली विदाउट थिंकिंग लॉजिकली अबाउट आवर फाइनेंशियल सिचुएशन, अबाउट आवर कंडीशंस, वी ब्लाइंडली कीप फॉलोइंग द पाथ दैट दे हैव शोन। क्योंकि उन्होंने कोचिंग लिया तो डिफरेंस हो सकता है ना कि उन्होंने कोचिंग क्यों लिया, किस बेस पे कोचिंग लिया उन्होंने। सो दैट इज वाई ब्लाइंडली फॉलोइंग एनी टॉपर इज नॉट अ गुड चॉइस। नेक्स्ट, अब नाउ वी विल टॉक अबाउट कि यूपीएससी का सिलेबस एक्चुअली कवर करने में कितना टाइम लगता है आपको। अब सबसे पहली बात, एस्पिरेंट्स को मैंने 2 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया है। कुछ लोग जो स्कूल और ग्रेजुएशन से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग जो आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट जॉब वो लोग तैयारी शुरू करते हैं। अब देखो, ये जो स्कूल और ग्रेजुएशन से शुरू करते हैं, इनके पास इनफ टाइम होता है और इनके पास कोई प्रेशर नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि दे ऑलरेडी हैव इनफ टाइम इन फ्रंट ऑफ देम। बट द थिंग इज कि जो पोस्ट जॉब कैंडिडेट्स हैं या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन जो तैयारी शुरू करते हैं, उनके पास टाइम कम होता है और उनके पास प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग अपने 25 के अराउंड होते हैं, तो इन पे ज्यादा प्रेशर होता है और टाइम भी कम होता है इनके पास एग्जाम को देने के लिए। तो अभी जब हम बात करें कोचिंग की, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो 1 साल कोचिंग एंड 1 साल सेल्फ स्टडी, उसके बाद आपको फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो 1 साल सेल्फ स्टडी एंड देन 1 साल आपका रिवीजन, तब आपको फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, तो देखो, अगर फर्स्ट ईयर आप कोचिंग, 1 साल की कोचिंग होती है, ठीक है? अब कोचिंग में आपको मेनली तो कंटेंट ही पढ़ाया जाता है, प्रीलिम्स और मेंस को सेग्रीगेट नहीं किया जाता है कोचिंग में, टू बी वेरी प्रिसाइज। देखो, अब प्रीलिम्स और मेंस को पढ़ाया जाता, तो प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग से कोर्स क्यों बिकते मार्केट में, राइट? तो सबसे पहली बात तो हमें यही जानना चाहिए कोचिंग लेने से पहले कि क्या वो इंटीग्रेटेडली प्रिपेयर करवा रहे हैं फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस।
और वी आर ब्लाइंडली गिविंग अप देम द मनी दैट वी हैव। तो अब जब 1 साल कोचिंग और 1 साल सेल्फ स्टडी, उसके बाद ही आपको अटेम्प्ट देना चाहिए। और अगर सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं तो भी आप किसी न किसी वीडियो लेक्चर्स की हेल्प लेते हैं या फिर टेलीग्राम और यूट्यूब से आप हेल्प लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट्स को समझने के लिए आपको कोचिंग या फिर क्लासेस की थोड़ी बहुत गाइडेंस की जरूरत होती है। नेक्स्ट, अब फाइनली व्हाट आई कैन से इज कि 1 साल आप कंटेंट को रीड करिए और सेकेंड ईयर में आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ऑफ द आंसर राइटिंग, प्रीवियस क्वेश्चंस, और मेंस का आप कंटेंट यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको मिनिमम 2 साल पढ़ने के बाद ही आपको अटेम्प्ट देना चाहिए। ये नहीं है कि आप जिस ईयर में कोचिंग जा रहे हो उसी ईयर आप एग्जाम दे दो, क्योंकि उससे क्या ही होगा, डेफिनेटली आप उस ट्रैप में फंस जाओगे, क्योंकि ना आपका मेंस रेडी है ना आपका प्रीलिम्स रेडी है, एंड यू आर ब्लाइंडली गिविंग अप द अटेम्प्ट्स। नेक्स्ट, अब व्हाट इट टेक्स वन टू क्लियर यूपीएससी इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, सिलेबस। सिलेबस, आपको कंटेंट आपका प्री का भी रेडी होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए सिर्फ कंटेंट को रीड करना इज नॉट अ गुड चॉइस, क्योंकि उसके लिए प्रीवियस क्वेश्चंस की आपको रिग्रेस प्रैक्टिस चाहिए। फिर मेंस की बात आती है, मेंस का आपका कंटेंट रेडी होना चाहिए, आपका ऑप्शनल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस। अब प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने बताया आपको, प्रीलिम्स के लिए आपको मॉक्स भी अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द राइट स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट द पेपर। नेक्स्ट, मेंस में आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बैठने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस स्टैंड पे हैं। नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आपकी स्टेबल मेंटल हेल्थ नहीं होगी ना, तो डज नॉट मैटर हाउ मच यू हैव स्टडीड, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। नेक्स्ट, मिनिमम 2 years प्रिपरेशन बिफोर द अटेम्प्ट, ये मस्ट है, कंडीशन टू फॉलो। नेक्स्ट, नो प्लान बी एटलीस्ट 1 year बिफोर अटेम्प्ट। अब देखो, ये मैं क्यों कह रही हूं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अब लेट्स से यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए, तो प्रीलिम्स अगर ये क्लियर नहीं कर पाए, अब लेट्स से जून में आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, तो व्हाट दे विल डू इज जून टू दिसंबर दे विल रन आफ्टर सम प्लान बी जॉब्स, ठीक है। अब अगर इनका प्लान बी में इनकेस नहीं होता है, और प्लान बी में इनकेस नहीं होता है, तो क्या करेंगे, इन्हें फिर से प्रीलिम्स देना है, तो दिसंबर के बाद मई तक ये 5 महीने प्रीलिम्स का पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रीलिम्स का पढ़ेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट मेंस, यहाँ पे इनका मेंस रेडी नहीं होगा, ये यहाँ पे प्रीलिम्स देंगे, तो यहाँ पे हो सकता है ये फिर से फेल कर जाए, और इवन इफ अगर इनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो फिर ये मेंस में अटक जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द ट्रैप। इसीलिए जब भी आप किसी प्लान बी जॉब को भी प्रिपेयर कर रहे हो प्लान बी के लिए, तो उस साल आप अटेम्प्ट को स्किप कर दें, दैट इज अ बेटर चॉइस। नेक्स्ट, अब व्हाई इट टेक्स 2 to 3 अटेम्प्ट्स इन द यूपीएससी। सबसे पहली बात, हमें बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन इटसेल्फ हमें पता होना चाहिए कि हाउ मच वी आर रेडी फॉर इट। अब देखो, सब कुछ जानना इज नॉट अ गुड थिंग, मतलब आई मीन सब कुछ जानना इज अ गुड थिंग, बट द थिंग इज वो जानना ही इनफ नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आप राइट डायरेक्शन में है कि नहीं है। अब जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि कितना आपका सिलेबस कवर्ड होना चाहिए, कैसे आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए रेडी होना चाहिए, तब जाके आपको 2 साल प्रिपेयर करने के बाद अटेम्प्ट देना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं बिफोर गिविंग अटेम्प्ट, क्योंकि राइट डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्टडिंग, क्योंकि हर कोई पढ़ सकता है 8 से 10 घंटे, और यूपीएससी में आई कैन डेफिनेटली से, मैं 5 साल से यहाँ पे इस फील्ड में हूँ, तो आई कैन डेफिनेटली से कि आप 8 से 10 घंटे रोज पढ़ सकते हैं, और फिर भी आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अगर आप सिर्फ कंटेंट को रीड करते रहेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड स्टडी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। अब देखो, जब हम कोचिंग जाते हैं तो अगेन आई हैव टोल्ड यू कि कोचिंग में वो लोग कंटेंट देते हैं आपको, मेंस के लिए आप अलग से कोर्स खरीदते हो, प्रीलिम्स के लिए आप अलग से प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए, मॉक्स के लिए अलग से आप टेस्ट सीरीज लगाते हो। देन व्हाई वी आर गिविंग सो मच मनी इन दिस कोचिंग्स। देखो, आई एम नॉट क्रिटिकल ऑफ एनी कोचिंग, क्योंकि कोचिंग इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि कोचिंग से आपका टाइम बचता है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बट द थिंग इज, आर दे स्टैंडिंग ऑन देयर प्रोमिस to let us prepare integratedly for mains and prelims both? Next,
ब्लाइंडली फॉलोइंग टॉपर्स एडवाइस विदाउट नोइंग सिमिलरिटीज। अब देखो, मैंने जब बताया आपको कि टॉपर्स की एडवाइस आपको कब फॉलो करनी चाहिए। अब कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, वो ब्लाइंडली टॉपर्स की एडवाइस को फॉलो करते रहते हैं कि उन्होंने कहा था इतने घंटे पढ़ना है तो वो उतने घंटे पढ़ेंगे, उन्होंने कहा था कि कोई ब्रेक नहीं लेना है तो वो ब्रेक नहीं लेंगे, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ को खराब करते रहेंगे, ठीक है, और अपने इमोशंस को कर्ब करते रहेंगे। ओवर टाइम क्या होगा, ये पाइलअप होता रहेगा और ये या तो डिप्रेशन में चले जाएंगे या फिर बार बार फेलियर आता रहेगा। नेक्स्ट, मिस्टेकिंग कोचिंग एज होलसम। मैंने आपको बार बार बताया है कि कोचिंग जाने से पहले यू शुड नो एवरीथिंग, यू शुड आस्क देम एवरीथिंग दैट व्हाट आर दे आर गोइंग टू ऑफर यू, व्हाट आर दे गोइंग टू ऑफर यू, लाइक टेस्ट सीरीज अगर वो कंडक्ट करवा रहे हैं कि नहीं, वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। प्रीलिम्स के लिए मोस्टली इंटीग्रेटेड होती है, पर मेंस के लिए यू शुड डेफिनेटली आस्क देम दैट हाउ दे आर गोइंग टू मेक यू प्रिपेयर फॉर द मेंस। नेक्स्ट, फेलिंग इन वन अटेम्प्ट। अब ये क्या होता है, जब कोई पर्सन फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल कर जाता है, वो क्या करेगा, अगेन जुलाई टू दिसंबर वो प्लान बी के लिए जाएगा। फिर प्रीलिम्स अगर उसका नहीं हुआ तो फिर से वो प्लान बी के लिए आएगा, फिर से वो प्रीलिम्स देगा और इस ट्रैप में वो फंसा रहेगा, ठीक है। और अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है फिर वो मेंस में यहाँ पे फंस जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरबर्डनिंग सेल्फ विदाउट नोइंग द रीजन ऑफ द प्रीवियस फेलियर्स। अब क्या होता है, जब हम 2 से 3 अटेम्प्ट में फेल होते हैं ना, वी फील डिप्रेस्ड एंड हमारी एफिशिएंसी बिल्कुल लो हो जाती है, वी फील वेरी टायर्ड। बट द थिंग इज कि बिफोर फीलिंग सो मच सैड, बिफोर फीलिंग सो मच बैड अबाउट आवरसेल्फ, हमें जानना तो चाहिए कि हमारा प्रीवियस फेलियर क्यों हुआ था, किस रीजन से हुआ था। अगर हमारा सिलेबस कवर नहीं हुआ था तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट करें इस बार। अगर हमने प्रीवियस क्वेश्चन को इनफ प्रैक्टिस नहीं किया था तो इस बार हम प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देंगे। बट द थिंग इज, बिफोर नोइंग द रीजन वी शुड नॉट लेट आवरसेल्व्स डाउन। नेक्स्ट, अब रियलिटी ऑफ द कोचिंग इंडस्ट्री। अब सबसे पहली बात, कोचिंग नेसेसरी होती है कुछ केसेस में। किन केसेस में, अगर किसी पर्सन का साइंस बैकग्राउंड है, यूपीएससी में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं, दो इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट द थिंग इज कि कंसेप्ट को समझना इज वेरी नेसेसरी, और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कभी कभी हम कोचिंग की हमें जरूरत होती है, क्योंकि वहां पे इजिली हम लोग समझ पाते हैं कि जब टीचर आता है, कंटेंट डिलीवर करते हैं टीचर, तो हमारे कंसेप्ट वहां पे क्लियर होते हैं। नेक्स्ट, पोस्ट जॉब। अब इन लोगों के लिए कोचिंग क्यों जरूरी हो जाती है, क्योंकि इनका स्टडी से पूरा लिंक छूट चुका होता है, ठीक है, और फिर एक टाइम के बाद जब ये पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको वो कंसेप्ट समझने में टाइम लगता है। उस टाइम को सेव करने के लिए ये लोग कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए, मतलब आई मीन दे कैन डू इट। नेक्स्ट, अब कोचिंग से हमारा टाइम बचता है, ठीक है। लास्टली, अब ये भी हो सकता है कि आप कोचिंग ना ले, क्योंकि बहुत सारे इस टाइम मार्केट में यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जहां पे आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं और आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं विदाउट गोइंग टू द कोचिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अब इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस। अब कोचिंग जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कोचिंग इंटीग्रेटेड है कि नहीं फॉर दिस थिंग। अब इट मे साउंड रिपीटेटिव टू यू, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोचिंग में कंटेंट दे रहे हैं वो लोग, बट द थिंग इज कि वो कितना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और कितना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। वी शुड डेफिनेटली नो दैट, क्योंकि मेंस का जो कंटेंट होता है, जीएस पेपर 1 to 4 एंड ऑप्शनल। अब ऑप्शनल के लिए आप अलग से कोचिंग लेते हैं, इट्स ओके, बट द थिंग इज जीएस 1 to 4 जो इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इतने सारे डायमेंशंस होते हैं, क्या वो एक साल में डेफिनेटली आपको कवर करके देते हैं ये सब? और इन केस अगर ऐसा है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट कोचिंग। नेक्स्ट, अब कुछ टॉपर्स कहते हैं दैट कोचिंग गिव्स यू डायरेक्शन, बट द थिंग इज इफ कोचिंग गिव्स अस डायरेक्शन देन व्हाई आर वी स्ट्रगलिंग सो मच? We all have taken coachings, right? But why we are struggling now? We are struggling because coaching gives you content, but the direction की फॉर्म में we are directionless. Next, अब कोचिंग के बारे में बात करते हैं। अब कोचिंग के लिए क्यों ह्यूमनली ये चीज पॉसिबल नहीं है कि वो हर पर्सन को गाइड कर सके, हर पर्सन को डायरेक्ट कर सके। सबसे पहली बात, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड्स द कोचिंग। अब उनमें से कुछ कोचिंग्स में मेंटर्स अपॉइंट किए जाते हैं अभी, बट द थिंग इज कि ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक स्टूडेंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाए। और
जब तक वो हर किसी स्टूडेंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तब तक वो पर्सन को उसको लगता है कि दैट ही इज नॉट फॉलोइंग द राइट अप्रोच, और वो खुद पे डाउट करने लग जाता है, पता नहीं हम सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे। नेक्स्ट, अब स्ट्रेटेजी वीडियोस के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहली बात, टॉपर्स हमें वो बताते हैं कि जो उनके लिए काम किया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अब उनका बैकग्राउंड हम लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो टॉपर्स होते हैं उनका बैकग्राउंड क्या होता है, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत एजुकेटेड बैकग्राउंड होता है, बट वट वी आर फ्रॉम, हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बहुत लोग यहाँ पे आते हैं यूपीएससी की फील्ड में। हमारे पेरेंट्स को ये भी नहीं पता होता है कि यूपीएससी में पैटर्न क्या होता है, बट द थिंग इज उनको इतना पता होता है एक आईएएस का एग्जाम होता है, उसके सिवाय उनको कुछ नहीं पता होता है। बट उनके पेरेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं उनमें कि वो कितना कवर कर पाए सिलेबस को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी टॉपर, but the thing is some toppers definitely have a good educated background and they are very privileged. तो हमको देखना चाहिए कि whether our background is similar to them. Next, अब देखो सिर्फ कुछ टॉपर स्टॉक्स आती है हमारे पास, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ टॉपर स्टॉक्स। एक पर्सन होता है टॉपर जो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को टॉपर स्टॉक देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे लोग उनको सुनते हैं और वो सुनना जरूरी भी है, बट द थिंग इज बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एटलीस्ट वी शुड कंसीडर सम कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। ये मानती हूं मैं, ये एक बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, बट द थिंग इज कि हमारे बीच अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, कुछ सिमिलैरिटीज तो होनी चाहिए ना, क्योंकि जो लोग मैंने बताया, अगर कुछ लोग स्कूल से प्रिपेयर करते आ रहे हैं और या फिर ग्रेजुएशन से प्रिपेयर वो करते आ रहे हैं, तो और फिर वो अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे एज कंपेयर टू द अस दैट हु स्टार्ट आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम लोग अगर शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेक मच लॉन्गर टाइम देन दैट दोज कैंडिडेट्स, राइट। नेक्स्ट, अब whom to seek guidance from। सबसे पहली बात, क्वालिफाइड कैंडिडेट। अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट है तो उससे बेटर तो आपको कोई गाइड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, कुछ टीचर्स, अब कुछ टीचर्स जो बहुत रेप्यूटेड है इस इंडस्ट्री में, तो वो डेफिनेटली जानते हैं कि किस अप्रोच से इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। नेक्स्ट, जो मेंटर्स होते हैं कोचिंग्स में, अब देखो ये जो मेंटर्स होते हैं वो कुछ लोग तो बहुत बार मल्टीपल टाइम्स दे हैव गिवन इंटरव्यू, या फिर वो मेंस अपीयर्ड कैंडिडेट्स होते हैं, तो वो भी एक राइट अप्रोच वो जानते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एंड आई विल डेफिनेटली से दैट यू शुड सीक गाइडेंस व्हेन यू थिंक दैट यू नीड इट, क्योंकि हम जब ब्लाइंडली अपना जो हमारा जो शेड्यूल है उसको फॉलो करते रहते हैं ब्लाइंडली, तो हमें नहीं पता होता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो उस डायरेक्शन को एक बार चेक करने के लिए वी शुड डेफिनेटली टॉक टू सम ऑफ द मेंटर्स। नेक्स्ट, अब ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैनेजिंग द फैमिली रिलेशंस ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स। अब देखो, फैमिली का पॉजिटिव रोल हम सबसे पहले देखते हैं, तो देखो हमारा इनिशियल मोटिवेशन और सपोर्ट सिस्टम जो है वो हमारी फैमिली से आता है। अब अगर आपकी फैमिली आप पे थोड़ा ट्रस्ट दिखाती है तो आप उससे बेटर डेफिनेटली परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, अब फैमिली आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल होती है। अब बात करते हैं फैमिली प्रेशर की। अब देखो, फैमिली का हमने पॉजिटिव रोल देखा, लेकिन कुछ जगह पे हमारी फैमिली का नेगेटिव रोल होता है। कैसे? अब जब कोई पर्सन फेल हो जाता है उसके फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में, तो उसमें क्या होता है कि हमारी फैमिली ही कभी कभी हम पे डाउट करने लगती है। अब कुछ केसेस में तो ये बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, और कुछ लोगों में इतना होता है कि उनकी फैमिली उनको जब इतना डाउट करती है, जब हमारे अपने हम पे डाउट करते हैं, तो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो खुद ब खुद लोअर हो जाता है। एंड नेक्स्ट, कुछ लोगों पे एक मोरल प्रेशर फैमिली क्रिएट कर देती है कि हमने तुम्हारे ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है, वी हैव डन सो मच थिंग्स टू यू एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू डू इट, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, अब फेलियर के टाइम पे अगर कोई पर्सन 2 से 3 अटेम्प्ट में फेल कर रहा है और वो भी प्रीलिम्स के स्टेज पे, तो उस पर बहुत सारे प्रेशर होते हैं। कुछ लोगों पे जॉब का प्रेशर होता है कि आप प्लान बी जॉब के लिए जाओ, लेकिन थिंग इज कि जब आप 2 से 3 साल इस प्रिपरेशन को दे देते हैं, तो टेकिंग अ बैक स्टेप इज वेरी अनकंफर्टेबल, ठीक है, अगर आप सच में पैशनेट है टू डू दिस एग्जाम। नेक्स्ट, कुछ लोगों पे मोस्टली गर्ल्स पे मैरिज प्रेशर होता है
नेक्स्ट, टू क्लियर द एग्जाम। अब यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, अब ये मोस्टली एजुकेटेड बैकग्राउंड जिनकी फैमिली होती है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, उन पे ज़्यादा प्रेशर होता है कि आपको ये एग्ज़ाम ही क्लियर करना है। वो डेफिनेटली उन लोगों पे होता है प्रेशर जिन लोगों का खुद का डिसीजन नहीं होता है एग्ज़ाम में बैठने का। नेक्स्ट, अब ये जो नेगेटिव रोल होता है फैमिली का, वो उसके बारे में बात करते हैं, वो कैसे होता है। सबसे पहली बात, लेटिंग यू इंडल्ज इन अननेसेसरी स्टफ। अब देखो, फैमिली लाइफ और हमारी यूपीएससी की लाइफ, अब देखो जब हम यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं हमें मिनिमम 8 से 10 घंटे रोज पढ़ना होता है, ठीक है, और कभी कभी हमें ये भी कम लगते हैं। जब हम 8 से 10 घंटे रोज पढ़ते हैं उसके बाद हमें 2 से 3 घंटे मिनिमम रेस्ट चाहिए होता है। अब 2 से 3 घंटे हमारे लंच, डिनर या फिर हमारी जो पर्सनल एक्टिविटीज होती है उनमें चले जाते हैं, एंड बचे हुए टाइम में वी स्लीप एज वेल। अब इन सब के चलते हुए अगर कोई अननेसेसरी स्टफ या फिर इधर उधर की बातें आपके पास आती हैं तो दैट मेक्स यू वेरी अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट, इमोशनल टॉर्चर बाय टेलिंग यू द फैमिली सिचुएशन इन द मिडल ऑफ द एग्जाम। अब ये सबसे गलत बात है मुझे लगता है, क्योंकि देखो जब आप तैयारी शुरू करते हो आपको पता होता है कि आप 1 से 2 साल तो इस एग्जाम का प्रोसेस ही है, देन हो सकता है कि आप 2, 3, 4 साल भी आपको इस तैयारी में लग जाए। पर द थिंग इज कि इन द मिडल ऑफ द एग्जाम जब आपका चल रहा है उसके टाइम वो आपको बताते हैं कि आपकी फैमिली सिचुएशन ठीक नहीं है और यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट सम अदर जॉब। दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। या तो आप पहले ही आपको बोला जाए कि आप किसी और जॉब की तैयारी करो, वी विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट यू फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली, एंड जो बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपको अभी फुलफिल करनी है, उसके बाद आप अपने लिए सोचो, ठीक है। अदरवाइज letting you know in the middle of the exam that your family situation is not good is not a good idea. Next, letting you know that some people are disturbing them, at the same time asking you to be silent ends up disturbing you. अब क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती है हमारी फैमिली में कि लेट्स से कोई रिलेटिव्स हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, वो आपकी फैमिली को परेशान कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली वो जो इशू है वो आपको बताएगी, फिर भी आपको बोलेगी कि आप शांत रहें, आप कुछ ना करें। तो इससे क्या होगा, ना तो आप कुछ कर पाते हैं, बट द थिंग इज अल्टीमेटली वो लोग आपको डिस्टर्ब कर देते हैं उस सिचुएशन को बता के। एनीवे आप लोगों को इंडल्ज होने नहीं देंगे कि आप लोग छोटे हो, बट द थिंग इज कि अगर हम लोग छोटे हैं तो अपने बीच में ही निपटाओ ना उस बात को। वाई यू आर टॉर्चरिंग अस बाय टेलिंग अस द थिंग इन द मिडल ऑफ द एग्जाम जो इतना डिफिकल्ट है, हम लोग खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो बाकी सब इश्यूज के लिए हम लोग कैसे टाइम निकालेंगे, राइट। नेक्स्ट, अब मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मेरे जो पहले 2 अटेम्प्ट्स थे तो मैंने ये सेम सिचुएशन, ये जो थर्ड सिचुएशन मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ भी इश्यूज होते वो मुझे बता देते, पर होता क्या था, फिर मुझे कहते कि तुम छोटे हो, तुमको इंडल्ज नहीं होना इसमें, तो फिर मुझे बता क्यों रहे हो उस बात को। तो दैट इज द थिंग आई थिंक इज नॉट अ गुड थिंग। अब उसमें क्या हुआ कि अब जैसे ही मेरा थर्ड अटेम्प्ट शुरू हुआ, देन आई आस्क्ड देम प्लीज लेट मी अवे फ्रॉम योर सेल्फ, क्योंकि आपके जो इश्यूज हैं, आपके जो कंसर्न्स हैं, आप उससे खुद ही डील करिए, डू नॉट डिस्टर्ब मी। क्योंकि उस टाइम ऐसा हो गया था कि जब बैक टू बैक फेलियर्स मिले थे 2 अटेम्प्ट्स में, तो उसके बाद एनीवे आई वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट माय एग्जाम, ठीक है, और टाइम भी जा रहा होता है, तो फिर इनिशियली आई वाज क्रिटिसाइज्ड बट लेटर दे अंडरस्टूड इट वेल। तो अभी ऐसा टाइम आ गया है कि वो लोग खुद अवॉइड करते हैं मुझे बताना, और एनीवे अगर कोई और भी तीसरा पर्सन मुझे बताने की कोशिश करे तो वो उसको भी रोक देते हैं। नेक्स्ट, अब इससे डील कैसे करना है। अगर ये सब चीजें आपके साथ हो रही है, फैमिली की तरफ से ऐसा हो रहा है और मे बी वो लोग नहीं समझ पाते, तो हमें कैसे करना है इस सिचुएशन को डील। सबसे पहली बात, वी शुड नॉट इंडल्ज इन देयर मैटर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग। अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। अगेन मैंने बताया कि 8 से 10 घंटे हम पढ़ते हैं, 2 से 3 घंटे बाकी की एक्टिविटीज में चले जाते हैं, और फिर हमें सोना भी होता है, ठीक है, स्लीप टाइम भी हमारा 6 से 8 घंटे रहता है। तो इन सब के बीच अगर आपको चाहिए होता है तो एक पीस चाहिए होता है, तो इसीलिए आप डू नॉट इंडल्ज इन देयर मैटर्स। नेक्स्ट, कन्विंस देम नॉट टू शेयर सच इश्यूज विद यू। अब जैसे मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट के इनिशियली मैंने उन लोगों को कन्विंस किया दैट प्लीज डू नॉट शेयर एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विद मी, तो उसके बाद वो समझ गए थे बाद में, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट, अगर आप घर से दूर होते हो,
अब लेट्स से द पर्सन इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम स्टेइंग इन दिल्ली, ठीक है, या फिर किसी और कैपिटल सिटी में वो रह के प्रिपेयर कर रहे हैं, तो घर से जब फोन आता है उनके पास, वो बताते हैं उनको सिचुएशन की ये सब हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, तो आप तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे और ना तो आप उधर जाके उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे, ना आप यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये होगा कि सामने आपकी किताब रखी होंगी, आप ना तो पढ़ पाएंगे ना उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे, तो बेटर है कि आप उससे दूर ही रहो, ठीक है। नेक्स्ट, होल्डिंग अननेसेसरी बैगेज डज नॉट गिव यू एन एज। अब सबसे पहली बात, अगर आपका माइंड एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे इस पे फील कर सकते हो, तो आप फील ही नहीं कर पाओगे ना उसको, आप कैसे पढ़ पाओगे कि अगर आपके दिमाग में 15 चीजें दूसरी चल रही है, तो हाउ विल यू बी एबल टू ग्रास्प सो मेनी थिंग्स। और ये एग्जाम तो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, यहाँ पे लाखों लोग पढ़ रहे हैं लेकिन हजारों सीट्स हैं, सिर्फ 1000 सीट है, ठीक है, और लाखों लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन लेट देम नो द बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। अब प्रिपरेशन के शुरुआत में ही हम लोगों को बता देना चाहिए कि देखो इस एग्जाम में फेलियर के भी इक्वली चांसेस हैं, एंड इवन फेलियर के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू सक्सेस। हमारी मेहनत पे डिपेंड नहीं करता कि हम इस एग्जाम में सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनती है लेकिन फिर भी वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि इसके लिए लक भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट लीव अ कम्युनिकेशन गैप। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों में, और मोस्टली लड़कों में ये चीज देखी जाती है, ठीक है, तो वो उनकी फैमिली के बीच और उनके बीच एक कम्युनिकेशन गैप होता है, एंड आई डू नॉट थिंक दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। अब अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होगा, देन हाउ यू विल बी एबल टू कन्विंस देम रिगार्डिंग एनीथिंग। आप ना तो उनको ये बोल पाएंगे कि आपको प्लान बी में नहीं जाना है, आपको सिर्फ यूपीएससी करना है, ठीक है, ना आपको ये बोल पाएंगे आप कि आप यूपीएससी नहीं करना चाहते, आप कुछ और करना चाहते हैं। दैट इज वाई डू नॉट लीव अ कम्युनिकेशन गैप। आप जो फील कर रहे हो, जैसा फील कर रहे हो, यू डेफिनेटली यू शुड टेल देम, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू हैंडल द इमोशनल सेटबैक्स आफ्टर फेलिंग so many times in the UPSC. First of all, when I faced my 4th consecutive failure at UPSC, I was surrounded by the self-doubt and I became very underconfident. But मेरी गलती मुझे लगता है कि एक्चुअल में क्या थी कि मेरे 4th प्रीलिम से पहले ही तो I always used to curb my emotions and suppress them. तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो पाइल अप होते गए और उसकी वजह से बहुत मेंटल प्रेशर हुआ, ठीक है, और वो मेंटल प्रेशर लीड्स यू नोवेयर, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि एक एक्चुअल में गलती मेरी तरफ से थी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज कि जब आप खुद से खुश नहीं होते हो ना, तो आपको कुछ भी सही नहीं लगता है, और आपके अराउंड सराउंडिंग में जो भी हो, फैमिली फ्रेंड्स, कुछ भी आपको सही नहीं लगता है, और फिर आप एक ऐसे विशियस साइकिल में फंस जाते हो कि आप अपने थॉट्स में उलझे रहते हो। नेक्स्ट, अब व्हाट हैपेंड इज कि जब मेरा 4th अटेम्प्ट था, मैं जब 4th टाइम प्रीलिम्स में जब जाने वाली थी, उससे जस्ट 3 से 4 दिन पहले आई कॉल्ड माई मदर एंड आई टोल्ड हर दैट आई एम वेरी टायर्ड एंड आई कांट हैंडल इट एनी मोर। क्योंकि मेरे जो बैक टू बैक प्रीलिम्स में फेलियर की रीजन क्या थे, क्योंकि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट से लेके 4th अटेम्प्ट तक, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट हर टाइम एक डिफरेंट स्टोरी होती थी, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाती थी। फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मानती हूँ मेरा सिलेबस ठीक से कवर नहीं था, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में पेपर का पैटर्न चेंज हो गया। लेकिन हर बार तो आप इन सब चीजों को की वजह से आप फेल नहीं होते जा सकते ना, तो इसी वजह से तो मुझे लगा आई एम वेरी टायर्ड और मैं एग्जॉस्ट फील करने लगी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो माई मॉम टोल्ड मी कि तुम अपनी तरफ से बेस्ट दो, जो होगा बाकी देखा जाएगा। तो उससे पहले क्या होता था कि जो मेरा 4th अटेम्प्ट अभी जो इस साल था, उससे पहले मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि कोई बात नहीं, अगर तुम पढ़ोगी तो आराम से निकल जाएगा। बट द थिंग इज कि इस बार तक वो भी शायद समझने लगी थी कि शायद लक मैटर करता है यूपीएससी में, और सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, थोड़ा लक आपका मैटर करता ही है यूपीएससी में। नेक्स्ट, अब
आफ्टर माई फोर्थ प्रीलिम्स आई वाज एक्सपेक्टिंग टू क्लियर, ठीक है, और मैंने बताया आपको 90s के अराउंड मुझे लग रहा था कि मैं स्कोर कर रही थी इस बार के 2024 में। हालांकि ये अभी तक ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आया, पर आंसर की से जो मैंने अपना स्कोर कैलकुलेट किया तो इट वाज अराउंड 90.26, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, लेकिन जब तक ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आ सकता है, आया है, तब तक वी कैन नेवर बी श्योर कि क्या किस मार्जिन से मैंने प्रीलिम्स को मिस किया है, ठीक है। अब इस प्रीलिम्स के बाद जब मैं नहीं कर पाई थी तो इट वाज अ वेरी बैड सैड मोमेंट फॉर मी, और ये एक बहुत बड़ा इमोशनल सेटबैक था, क्योंकि कंटिन्यूसली प्रीलिम्स में फेल होना इज नॉट अ वेल साउंडिंग थिंग, ठीक है। तो बट क्या हुआ कि फिर उसके बाद मैंने ना खुद को बहुत टाइम दिया, ठीक है, खुद को हील करने के लिए मैंने खुद को टाइम दिया। अब और मतलब कंटिन्यूसली फॉर 2-3 months I was sitting myself alone, analyzing myself, I was writing down everything whatever I was feeling। तो उससे क्या हुआ कि मेरे थॉट्स में एक क्लैरिटी आई, और फिर धीरे धीरे मैंने हील करना शुरू किया, ठीक है। तो वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द की, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि कोई इमोशनल सेटबैक है तो सबसे पहले यू शुड सिट अलोन एंड इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब कैसे मैनेज करना है, ठीक है, टू गेट ओवर दीज इमोशनल सेटबैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो ना, इवन वाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यू शुड डेफिनेटली टेक अ ब्रेक, ठीक है। और टेकिंग अ ब्रेक इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, वो आपको अपनी पर्सनल मेंटल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। और वट यू शुड डू इज यू शुड सिट अलोन एंड एनालाइज योरसेल्फ। तो उसके बाद क्या करना है, आपको रीजन देखना है कि किस रीजन की वजह से आप ऐसा लो फील कर रहे हो, ठीक है। अगर आप रीजन एक बार फाइंड आउट कर लेते हो ना, तो उसके बाद बहुत इजी हो जाता है टू गेट ओवर, ओके। सो अब फेलियर्स, अब देखो, जब हम बार बार सोचते रहते हैं कि ठीक है हम बार बार फेल हो रहे हैं प्रीलिम्स में या फिर आप यूपीएससी में फेल हो रहे हैं, तो हमें करना क्या है। सबसे पहली बात तो आप जब तक आप रीजन नहीं जान लेते ना कि आप क्यों फेल हुए, तब तक आपको सैड फील करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि सिलेबस में कोई कमी रही है तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपकी कमी है तो आप इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन विदाउट नोइंग द रीजन अगर आप सैड फील कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब जो मेरे पहले 3 अटेम्प्ट थे, ठीक है, आई थॉट दैट आई वाज रॉन्ग समवेयर, तो वहां पे एक इंप्रूवमेंट का स्कोप हर बार रहता था, हाँ। लेकिन 4th अटेम्प्ट में व्हाट आई डिड इज, मुझे लगा कि आई हैव गिवन माय बेस्ट एंड लक वाज नीडेड एंड डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। तो फिर मुझे लगा कि अभी मुझे जितनी चाहिए थी मेहनत प्रीलिम्स के लिए करनी, मैं उतनी कर चुकी हूँ, पर अभी इस बार लक की वजह से मेरा शायद प्रीलिम्स रुका है, तो ठीक है वो चीज। लेकिन अब इसमें क्या हुआ था कि मैंने तो ऑलमोस्ट गिव अप ही कर दिया था खुद पे, बट द थिंग इज कि अगेन माई फैमिली बूस्टेड मी अप एंड दे डिड इट दिस टाइम एज वेल। वो हमेशा मुझे बूस्ट अप करते हैं। तो और वन मोर थिंग इज कि स्पिरिचुअलिटी या फिर आप अगर किसी पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करते हैं और अगर आप ट्रस्ट करते हैं, तो वो एक प्रोसेस होता है ट्रस्ट करने का। अगर आप दूसरों पे ट्रस्ट करना सीखते हैं तो फिर आप खुद पे भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना वो ट्रस्ट बिल्डअप होने लग जाता है आपका। नेक्स्ट, अब ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम नेग्लेक्ट करते रहते हैं, लाइक ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ डाउट एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब ये ओवर थिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन हम कब करते हैं, जब हम पढ़ नहीं रहे होते, क्योंकि जब हम नहीं पढ़ते हैं तब हम सब कुछ करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो फिर तो आपको एग्जाम का डर ही नहीं होता, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो उससे तो वो आप कॉन्फिडेंट बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप पढ़ रहे हो, जो भी है आप पढ़ रहे हो, कि एनीवे आपको डायरेक्शन मिल जाएगी अगर आप पढ़ रहे हो कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो उससे आपका जो डर होता है एग्जाम का वो दूर होता है। नेक्स्ट, अब इसके लिए जो ओवर थिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप या तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या फिर आप म्यूजिक यू कैन फॉलो। नेक्स्ट, सेल्फ डाउट। अब सेल्फ डाउट के ना कुछ रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है कि हम कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरों से खुद को, और एक रीजन ये होता है कि जब हम बार बार सिर्फ फर्स्ट स्टेज में ही फेल कर जाते हैं प्रीलिम्स में। नेक्स्ट रीजन इज व्हेन समवन कंटिन्यूअसली क्वेश्चन योर एबिलिटी। अब अगर आपकी फैमिली या फिर कोई भी आपका क्लोज वन अगर वो आपकी एबिलिटी को कंटिन्यूअसली क्वेश्चन कर रहा है तो उसकी वजह से भी आपको सेल्फ डाउट आता है। अब देखो, फर्स्ट रीजन को तो कैसे यहाँ पे कर्व कर सकते हो। अब आपको कंपेयर क्यों नहीं करना है किसी और से। अब लेट्स से कुछ लोग ना टॉपर से खुद को कंपेयर करने लगते हैं कि वो लोग तो कर पाए पर हम नहीं कर पाए। पहली बात
क्या आपको कुछ चीजें देखनी है, क्या आपका बैकग्राउंड सिमिलर था, ठीक है। और बैकग्राउंड सिर्फ एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं होता है, बैकग्राउंड फैमिलियल बैकग्राउंड भी होता है कि आपकी फैमिली में क्या सिचुएशन थी और आपकी सोशलाइजेशन कैसे हुई और उनकी सोशलाइजेशन कैसे हुए। नेक्स्ट आपको देखना है कि अपब्रिंगिंग, ठीक है, वो सोशलाइजेशन और अपब्रिंगिंग इज अ सेम थिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपको स्कूलिंग देखनी है और आपको एक्सपोजर देखना है कि वो लोग किस एनवायरनमेंट से एक्सपोजर था उनका और आपका किस एनवायरनमेंट से, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ अस कम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास एंड हम्बल बैकग्राउंड, तो हम लोग उन लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते खुद को जो बहुत प्रिविलेज रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब लर्निंग हैबिट्स, अब कुछ लोगों की लर्निंग हैबिट्स बहुत अलग होती हैं। कुछ लोग कंटिन्यूसली सिटिंग इन द लाइब्रेरी दे आर लर्निंग, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं वो एक छोटे छोटे ब्रेक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, इसलिए सब लोगों का एक जो टाइम होता है और माइंडसेट होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसलिए आपको किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू आर अ यूनिक पर्सन इन योरसेल्फ। नेक्स्ट अब फेलियर के टाइम पे आपको कैसे हैंडल करना है। अब सबसे पहली बात, बिना लॉजिकली खुद को इंट्रोस्पेक्ट किए हमें खुद पे डाउट करना ही नहीं चाहिए। अगर देखो मेरे केस में क्या था कि मुझे पता था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर सेल्फ डाउट का मतलब ही नहीं बनता था। सेल्फ डाउट आया मुझे थर्ड अटेम्प्ट के बाद, जब मुझे लगा कि मैं कर पा रही हूँ, मतलब पढ़ मैंने लिया है ठीक से, लेकिन मैं फिर भी प्रीलिम्स में परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, तो वो एक रीजन होता है कि आपको सेल्फ डाउट है। लेकिन अगर आपको रीजन ही नहीं पता है तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। अब ये जो थर्ड रीजन है ना कि कोई और आपकी एबिलिटी को क्वेश्चन कर रहा है, सबसे पहली बात तो किसी को कोई हक नहीं है कि वो आपकी एबिलिटी को क्वेश्चन करे, ठीक है। और एनीवे अगर कोई कर रहा है ना क्वेश्चन, लेट देम डू देयर जॉब, यू आर यूनिक इन योरसेल्फ एंड आपको खुद पे ध्यान देना है, ना कि दूसरों की बातों पे। नेक्स्ट अब फियर ऑफ मिसिंग आउट, अब ये सबसे ज्यादा किस में होता है, वो एस्पिरेंट्स जो अपने घर से अपने होम टाउन से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कंटिन्यूसली लगता है जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं या फिर जो लोग कैपिटल सिटीज में रह रहे हैं वो लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको दूर करने के लिए कुछ कुछ चीजें हैं। सबसे पहली बात आप ये देखिए कि आपको तैयारी करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सबसे पहली बात कंटेंट, अब कंटेंट देखो अवेलेबल है ऑनलाइन। अब स्टडी स्पेस, अब स्टडी स्पेस अगर आप पीसफुली कहीं पे भी बैठ के पढ़ पा रहे हो, भले ही लाइब्रेरी भले ही आपके घर में, तो वो ठीक है, उसमें क्या इशू है। नेक्स्ट गाइडेंस, अब देखो ऑनलाइन आपके पास बहुत गाइडेंस है। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं वो भी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप किसी मेंटर से बात करना चाहते हैं ऑनलाइन आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देन व्हाई दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट। और अगर आप बात करें कि एनवायरनमेंट की या फिर फेलो एस्पिरेंट्स की, अब देखो लाखों एस्पिरेंट्स आते हैं दिल्ली में हर साल और हजारों दिल्ली को छोड़ के चले जाते हैं। बट थिंग इज कि दिल्ली एक अच्छा स्पेस नहीं है पढ़ने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो ओवर कंजेस्टेड और ओवर क्राउडेड है और दिल्ली में आके बहुत लोग भटक भी जाते हैं और एक हाई फाइनेंशियल बर्डन जो आप पे आता है, क्योंकि दिल्ली में पेइंग रेंट्स इज नॉट अ इजी जॉब, ठीक है। और फिर भी आपको क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी फूड नहीं मिलता है डिस्पाइट पोल्यूशन। नेक्स्ट, अब जहां पे भी आप पीसफुली पढ़ पा रहे हो ना बैठ के, तो वही आपका अल्टीमेटली एनवायरनमेंट है। वन मोर थिंग कि अगर आप चाहते हो कि एस्पिरेंट से आप कनेक्ट कर पाओ, कि आपके आसपास लोग हो थोड़े, तो आप जिस भी शहर में आप रह रहे हो वहां पे एक छोटा सा आप ग्रुप बना सकते हो ऑनलाइन, टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे। तो आप एक दूसरे के साथ टच में रह सकते हो कि व्हाट दे आर डूइंग एंड हाउ मच यू आर परफॉर्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के एडिक्शन की। अब देखो ये एक पर्सनल चॉइस है। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों एड्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे ये बहुत सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप्स पे आप सबने पूछे थे। तो अब सबसे पहली बात कि फोन को यूज करना, सोशल मीडिया को यूज करना एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन डेफिनेटली आपका टाइम वेस्ट होता है इससे। अब इससे क्या होता है, ये कुछ भी ऑफर नहीं करता आपको सोशल मीडिया, एक्सेप्ट वन थिंग कि वो आपको अपडेट रखता है विद द ट्रेंड्स दैट आर ऑनगोइंग। अब देखो आप रील्स देख रहे हो, ठीक है, आप रील्स देख रहे हो, आपको उससे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो? टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। वो कुछ भी फ्री नहीं है यहाँ पे, आप अपना प्रीशियस टाइम उन लोगों को दे रहे हो। अब वाईटी पे, जैसे यूट्यूब पे अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, यूट्यूब पे एक एंगेजमेंट है। अब कुछ भी आप जब देख रहे हो ना यूट्यूब पे भी, भले ही आप पढ़ भी रहे हो, वो कुछ भी फ्री में नहीं है, क्योंकि आप वहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको केयरफुली चूज करना है कि आप कहाँ पे किसकी बात सुन रहे हो, किसकी नहीं सुन रहे हो, ठीक है। अब टेलीग्राम ग्रुप्स की बात करते हैं। अब देखो टेलीग्राम ग्रुप्स में क्या होता है कि एक सबसे पहली बात, अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है ना, तो वो कभी भी अपना टाइम बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स में वेस्ट नहीं करेगा। टेलीग्राम पे किसी से भी एंगेज नहीं करेगा एनीवे अननेसेसरीली। और टेलीग्राम पे बहुत सारे स्कैमर्स हैं, ठीक है,
तो उस चीजों से आपको अवॉइड करना है खुद को, और उतना ही आपको इंडल्ज करना है किसी चीज में जितना वो आपका पर्पज को फुलफिल कर पा रहा है। लास्टली, और एक फोन की एडिक्शन के लिए आप एक चीज कर सकते हैं, डिफिकल्ट लॉक पैटर्न्स आप यूज कर सकते हैं। लाइक आपकी लॉक स्क्रीन पे होता है लॉक, ठीक है, फिर उसके बाद आप जैसे व्हाट्सएप या फिर जो भी आप यूज करते हैं सोशल मीडिया, उस पर भी लॉक्स लगा सकते हैं आप, ठीक है, और उस पर लॉक्स लगा सकते हैं। देन अगर किसी से चैट आप करते हैं तो उस चैट पे भी अलग से लॉक लगा सकते हैं। अब इतने सारे लॉक खोलने जब आपको पड़ेंगे तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, और मे बी आपकी एडिक्शन थोड़ा कम हो पाए उससे। नेक्स्ट, अब आइडियल टाइम टू स्टडी एवरीडे एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी। अब सबसे पहली बात, कोई भी आइडियल टाइम होता है नहीं होता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पर अगर इन केस अगर मुझे किसी को बताना है तो आई विल से वन थिंग कि 4:4:2 ये रेशो सही रहता है। 4 घंटे आप जीएस, 4 घंटे आप ऑप्शनल के लिए, और 2 घंटे आप करंट अफेयर्स में जो भी अपडेट्स हैं आप वो भी देख सकते हैं, या फिर अपना रिवाइज भी कर सकते हैं एफिशिएंटली। तो 8 घंटे दिन में, 10 घंटे दिन में आप पढ़ लो, या फिर 8 घंटे एफिशिएंटली पढ़ लो, दैट इज मोर देन इनफ। अब बात करते हैं ब्रेक की। अब देखो, टेकिंग ए हाफ डे ब्रेक इन ए वीक इज वेरी नेसेसरी। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ते रहते हो ना, आप एग्जॉस्ट फील करने लगते हो। तो अब देखो, ब्रेक्स की बात करते हैं हम कैसे लेना है कि हर दिन आप 30 मिनट्स का आपको मिनिमम ब्रेक लेना चाहिए। अब इस 30 मिनट में आपको ना फोन यूज करना चाहिए, ना आपको कोई म्यूजिक सुनना चाहिए, और ना कुछ करना चाहिए। ये बस आपको सोचना है, इस 30 मिनट्स जब आप खुद को देते हो तो इसमें बस आपको ये सोचना है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप डायरेक्शन, आपकी डायरेक्शन सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम में खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है बस खुद को। और ये जो वंस अ वीक हाफ डे ब्रेक है, इसमें आपको क्या करना है, आप कर सकते हैं कि आप कोई मूवी देख सकते हैं, पर मैं तो एक ही चीज आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप कुछ देख रहे हैं तो कुछ ऐसा देखो जिससे आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिल रही हो। और क्योंकि एनीवे आप कुछ ऐसा देख रहे हो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। वन मोर थिंग इज कि यहाँ पे भी आप खुद को सेल्फ एनालाइज कर सकते हो कि आपने जो वीक में पढ़ा है क्या आप उससे सेटिस्फाइड है, और अगर आपकी परफॉर्मेंस में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, कुछ और चेंज करना चाहते हो, तो यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट दैट इन दिस हाफ डे ब्रेक। लास्टली आई विल से वन मोर थिंग कि ये जो ब्रेक लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को ना पाइल अप होने देते हैं तो वो एनीवे आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर देते हैं। सो नाउ विल टॉक अबाउट द कंसिस्टेंसी। अब सबसे पहली बात, कुछ लोग होते हैं जो कंसिस्टेंसी इसलिए मेंटेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि दे आर कमिंग इनटू दिस एग्जाम जस्ट बिकॉज दे अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी पे। सबसे पहली बात, इनिशियल अटेम्प्ट्स में आपको फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में मे बी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में चैलेंज फेस नहीं करने पड़ते हैं, बट आफ्टर सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट थोड़े से आपको इश्यूज आते हैं टू बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज एंड एमिट द डिस्ट्रैक्शंस दैट आर ऑनगोइंग इन दिस सोशल मीडिया वाला साइकिल। तो उसकी वजह से आपको चैलेंजेस कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आप अपने टारगेट्स को इंक्लूडिंग द मेंस एंड प्रीलिम्स, अगर आप सब टारगेट्स को एक जगह पे लिख लेते हैं दैट यू हैव सो मेनी थिंग्स टू कवर, तो उससे क्या होता है कि उसके बाद आप लेस कॉम्प्लेसेंट होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप जो टाइम अभी वेस्ट कर रहे होते हैं बाकी चीजों पे वो थोड़ा एनीवे कम हो जाता है क्योंकि आपके सामने टारगेट्स होते हैं कि आपको अभी तक इतना टारगेट आपका कंप्लीट नहीं हुआ। अब लेट्स से अभी नवंबर चल रहा है, ठीक है, और दिसंबर हमारा आने वाला है। सिर्फ 2 महीने हमारे पास मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। एनीवे दिसंबर के बाद आपको प्रीलिम्स के लिए स्विच करना है, तो अभी यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि आपका मेंस कितना रेडी हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद ही आप मतलब ये जो कंसिस्टेंसी है आप मेंटेन कर पाएंगे। सेकेंडली व्हाट यू कैन डू इज कि स्टार्ट विद द स्मॉल टारगेट्स। सबसे पहली बात मैं आपको बोलूंगी कि 30 मिनट्स का आप एक पोमोडोरो भी यूज कर सकते हैं, या फिर 30 मिनट्स के लिए आपको क्या करना है, जिन चीजों से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो 30 मिनट्स के लिए अपने आप को उनसे दूर करके सिर्फ 30 मिनट्स के लिए आपको पढ़ना है। तो उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा उस चीज से आपका डिस्टेंस होगा एटलीस्ट 30 मिनट्स का। मोस्टली फोन का एडिक्शन होता है लोगों को, तो उस चीज से को अवॉइड करने के लिए आप 30 मिनट्स का एक टाइमर लगाएं कि सिर्फ 30 मिनट के बाद ही आप अपने फोन को यूज करेंगे। तो उससे क्या होता है कि अभी जब आप ये हैबिट बिल्ड होने लगती है तो उससे के बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट वीक फिर आपको हर नेक्स्ट वीक आपको 10 मिनट ऐड करते जाना है। लेट्स से एक वीक में मैं सिर्फ 30 मिनट्स का टारगेट रखूंगी,
फॉर वन स्टडी सेशन, नेक्स्ट वीक में मैं 40 मिनट का रखूंगी एंड नेक्स्ट वीक में 50 मिनट्स और मैक्सिमम 1.5 आवर तक का आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी हैबिट बिल्डअप होती है। नेक्स्ट वन मोर थिंग इज कंसिस्टेंसी के लिए व्हाट आई यूज इज YPT ग्रुप। मेरे को बहुत सही लगता है। YPT जो ऐप होती है येलो पोमटा, तो उसमें क्या होता है, एक वो कॉम्पिटिटिव फील्ड की तरह वो काम करता है, क्योंकि आपको वहां पे सबका टाइम दिखता रहता है कि ये पर्सन इतने टाइम पढ़ रहा है, ये पर्सन इतने टाइम पढ़ रहा है, तो वो एनीवे आपकी एफिशिएंसी उससे इंक्रीज होती है। और एक और चीज है कि वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ना तो आपको किसी का फेस दिखता है, बट एक वो लोगो दिखता है कि ये पर्सन यहाँ पे पढ़ रहा है और उसका टाइम कंटिन्यूसली चलता रहता है। और हाँ, वन मोर थिंग इज कि अगर यहाँ पे चैट को डिसेबल कर दिया जाए तो उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे ही एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और पर्सनली आई यूज YPT ग्रुप। नेक्स्ट, अब वन मोर थिंग इज कि कुछ लोग इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में चैलेंज फेस करते हैं क्योंकि उनके अदर इश्यूज उनके साथ रहते हैं। कुछ लोगों के फैमिली टेंशंस या फिर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, तो इसकी वजह से वो लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। आई डेफिनेटली सिंपैथाइज विद देम, क्योंकि देखो हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे ये जो इश्यूज होते हैं ना, इसकी वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमारे साथ वाले लोग हैं ना, तो वो अगर इन सब चैलेंजेस को फेस नहीं कर रहे हैं और वो डेफिनेटली अपनी पढ़ाई पे ही फोकस कर रहे हैं, तो वो हमसे थोड़ा आगे निकल जाते हैं। तो ये वाली चीज होती है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए स्मॉल टारगेट से आप शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट, आइसोलेशन पे बात करते हैं। अब सबसे पहली बात, अब देखो ये एक मिथ होता है और टॉपर से आपने बहुत बार सुना होगा कि मैं दिल्ली में जब गया मैंने सिर्फ कोचिंग किया, मैंने कोई फ्रेंड्स नहीं बनाए। वो एक लॉजिकल बात है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी जो आपके कनेक्शंस है आप उनको लूज कर दो और आप सबसे कट ऑफ कर दो। क्योंकि उससे क्या होता है कि वो जब इमीडिएट आपका जो डिटैचमेंट होता है वो आपके लिए सही नहीं रहता है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं रहता है। तो इसीलिए व्हाट आई विल से इज कि एंगेज विद पीपल टू रिफ्रेश योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि कोई दोस्त है, ठीक है, तो अगर आपको उससे बात करके अच्छा लगता है तो दिन में अगर आप 20 to 30 मिनट्स अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो, और अगर आपको रिफ्रेशिंग फील हो रहा है, देन व्हाई नॉट डू इट, ठीक है। नेक्स्ट, वन मोर थिंग इज कि आइसोलेट करने का मतलब ये नहीं कि आप सबसे कट ऑफ हो जाए, क्योंकि हमारे जैसे पुराने दोस्त होते हैं, हमारे स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, तो अगर हम उनसे कट ऑफ कर देंगे टोटली, दैट इज नॉट ए गुड आइडिया। आप इंगेज करो उतना ही जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। विद इन अ वीक, मतलब एक वीक में अगर आप 1 घंटा अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, ग्रुप चैट कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, क्योंकि वो आपको रिफ्रेश कर देगा फिर से एक वीक के लिए पढ़ने के लिए। नेक्स्ट आई विल से बीइंग सोशल इज वेरी नेसेसरी। क्यों? क्योंकि फॉर नॉट मोर देन एन आवर एवरी डे। अब सोशल होना जरूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 1 घंटे से ज्यादा एक दिन का अपना दे रहे हैं किसी को भी। एनीवे अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी हैं तो भी 1 घंटे से ज्यादा आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि एनीवे आपको टाइम सेव करना रहता है अपने पढ़ने के लिए। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप सबसे कट ऑफ होके अकेले में बैठ के पढ़ रहे हो, बाकी आप किसी से इंगेज ही नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट आई विल से इज कि आप एक ये तरीका अपना सकते हैं। जब आप अपना मील ले रहे हो, लाइक डिनर कर रहे हो या फिर लंच कर रहे हो, तो उस टाइम पे इन पर्सन आपको वो करना चाहिए। 30 to 40 मिनट्स का आपका वो डिनर या लंच रहता है, तो उस टाइम या तो अगर आप घर पे रहते हो तो फैमिली के साथ करो डिनर या लंच, और अगर आप बाहर रहते हो तो अपने रूममेट के साथ। उस टाइम कोई फोन मत यूज करो, ठीक है, एंड प्लीज वी शुड नॉट यूज फोन, ठीक है। तो उस टाइम इन पर्सन जो आपके सामने जो पर्सन है उससे बात करो, उससे चीजों को जानो, मतलब एक कॉन्वर्सेशन होना चाहिए आप लोगों का, जिससे आपको न्यू पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। नेक्स्ट आई विल ऑल्सो से कि कुछ लोगों की हैबिट होती है कि डेफिनेटली हम लोग यही करते हैं कि लेक्चर या तो कोई ऑन कर लेते हैं करंट अफेयर्स का, या फिर कोई टीवी सीरीज देखते हैं खाने के टाइम पे। अब देखो इससे क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपके डाइजेशन पे भी अफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस ना वीडियो पे ज्यादा हो जाता है रेदर देन ईटिंग, तो वो हम ना तो ठीक से च्यू कर पाते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो फिर हमें हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। तो इसलिए आई विल से कि लर्न थिंग्स इन पर्सन। तो जब एटलीस्ट जब हम मील ले रहे हैं तो इतना भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है कि आप एक कॉन्वर्सेशन वहां पे या फिर खाने के टेबल पे नहीं कर पाए, ठीक है। लास्टली आई विल से ट्रस्ट योरसेल्फ। अब देखो आई विल से सम प्रैक्टिकल थिंग्स टू यू। सबसे पहली बात, यूपीएससी आपको उतना रिजल्ट जरूर देता है जितना आप पढ़ते हैं, क्योंकि देखो अगर प्रीलिम्स में आपको इनफ आपने प्रैक्टिस की है तो उतने ही आपको मार्क्स आएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी वहां पे हम लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, क्योंकि एग्जाम सबके लिए सेम है,
ठीक है। वन मोर थिंग इज लक बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर आपका लक है तो हो सकता है कि प्रीलिम्स में आप मेरिट में इन हो जाएं, और बहुत लोग आउट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लक, ठीक है। वन मोर थिंग इज कि इवेंचुअली यू आर गोइंग टू बिकम ए बेटर पर्सन। कैसे? क्योंकि ये जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो सिर्फ पढ़ते नहीं है हम इस जर्नी में। कुछ लोगों की सिर्फ एकेडमिक जर्नी रहती होगी ये, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एकेडमिक है। एकेडमिक से ज्यादा नॉन एकेडमिक है ये जर्नी। क्यों? क्योंकि हम इतने सारे स्ट्रगल्स फेस करते हैं ना इस जर्नी में, क्योंकि ये एक इतनी लंबी, अब फॉर मी 5 साल हो चुके हैं मुझे इस जर्नी में, तो हर टाइप के चैलेंजेस मैंने इसमें फेस किए। तो वो डेफिनेटली आपको उन चैलेंजेस से ओवरकम करना आप सीख जाते हो इवेंचुअली, और आप एक अच्छे पर्सन बन जाते हो। नेक्स्ट, एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीजन, ठीक है। अब हो सकता है कि आप नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हो मेरी इस बात को, पर द थिंग इज कि हर चीज के पीछे ना एक रीजन होता है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो उसके पीछे भी कोई रीजन होगा। अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इसके पीछे भी एक रीजन है कि अगर मेरा मेंस हो गया होता है इस टाइम तक, तो हो सकता है मैं इस वीडियो को नहीं बना रही होती और मैंने चैनल ही नहीं बनाया होता, क्योंकि फिर मैं अपने एग्जाम पे ध्यान देती। नेक्स्ट, अब ये मैंने एक सर से सुना था कोचिंग में, और ये बात आज तक मेरे माइंड में इम्प्रिंट है, दैट नेचर विल टेक यू इन दैट डायरेक्शन फॉर विच यू हैव बीन बोर्न। ठीक है, वो आपसे वो काम करवा लेगी जो आप नहीं भी करना चाहते हो, क्योंकि वो इवेंचुअली आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएगी। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जरूरी भी है, और अगर मुझे ये बात सुनने को मिलती तो शायद मैं भी थोड़ा सेटिस्फाइड रहती खुद से, क्योंकि जब हम 2 से 3 अटेम्प्ट हमको लग जाते हैं ना यूपीएससी में, हम बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो अब इन लोगों से मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, यस वी फील टायर्ड, यस वी फील एग्जॉस्टेड, बट वी हैव टू रिमेंबर जस्ट वन थिंग, क्या वो डिसीजन हमारा था? फॉर मी इट वॉज डिसीजन टेकन बाय माई सेल्फ। तो मुझे किसी चीज का कोई गम नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है कि मैं इस एग्जाम में फेल हुई हूँ। ठीक है, मेरे अपने स्ट्रगल्स थे, मैंने ओवरकम किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस बात से सैड फील कर रही हूँ कि ये डिसीजन किसी और का था, क्योंकि ये डिसीजन मेरा खुद का था। तो एनीवे अगर चैलेंजेस फेस कर रही हूँ तो वो मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें। नेक्स्ट, अब पर्सनली आई हैव नो रिग्रेट फॉर बीइंग सो लॉन्ग इन दिस जर्नी। ठीक है, क्योंकि मैंने ये बहुत सारे स्ट्रगल्स मेरे रहे हैं इस जर्नी में, शुरू से लेके अभी तक के। आई जस्ट डू नॉट वॉन्ट टू शेयर हेयर सो मच ऑफ द थिंग्स। मैं उतना ही शेयर करूंगी जितना रिक्वायर्ड है मुझे लगता है आप लोगों के लिए, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू बी दैट पर्सनल। नेक्स्ट, इवन इफ आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट इन दिस जर्नी, अगर मुझे फिर से चांस मिलता है कि आपको फिर से प्रिपेयर करना है यूपीएससी के लिए, आई विल प्रिपेयर इट अगेन, क्योंकि डज नॉट मैटर द चैलेंजेस, लेकिन अगर मैंने सोचा है और अगर मुझे फिर से मिलती है कि अपॉर्चुनिटी आपको फिर से प्रिपेयर करना है यूपीएससी के, आई विल डेफिनेटली डू इट, क्योंकि ये मेरा खुद का पैशन था, किसी और का फोर्स डिसीजन नहीं था, ना किसी और ने ये डिसीजन या फिर मेरे उसमें इम्प्लांट किया था मेरे माइंड में, ना मैंने किसी को देख के या फिर किसी को सुन के, बस ये मेरे खुद से आया था कि मुझे करना है। तो दैट इज वाई आई एम स्टैंडिंग ऑन माई डिसीजन। इफ यू फील टायर्ड यू शुड डेफिनेटली टेक अ ब्रेक। अगर आप 1 हफ्ते का या फिर 1 महीने का भी ब्रेक ले सकते हैं। फॉर मी, इफ आई हैव टेकन अ डिसीजन तो आई विल स्टैंड ऑन इट। तो मेरा सिंपल सा है कि अगर मैंने डिसीजन खुद से लिया है तो आई विल स्टैंड ऑन इट, क्योंकि मैं किसी और से लायबल नहीं हूं। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की है कि मैं अपने डिसीजन पे स्टैंड लूंगी। लास्टली, आई विल से सम थिंग्स कि whatever I have shared in this video, I know that this video has been so long, but the thing is कि these were the questions that I needed to address. ये questions अगर मुझको भी अपने 4-5 साल पहले सुनने को मिलते तो हो सकता है कि मुझे शायद उतना टाइम नहीं लगता है। और ये सब questions आप लोगों के ही थे टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शंस में, तो I hope I could address them